तो एक जो बड़ी इजीली मार्केट में अवेलेबल बुक है, जो हाईली रिकमेंडेड है, बहुत से जो मेंटोर्स हैं वो उसी को रिकमेंड करते हैं। अक्सर वक्त आपको क्या कहा जाता है कि एवरीडे साइंस बड़ा आसान है, इसको टीचर की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता यहाँ मेंटोर की जरूरत है, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, आसान सब्जेक्ट खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जनरल साइंस या एवरीडे साइंस इट इज हैविंग अ वेरी ह्यूज सिलेबस। अगर आप इसके सिलेबस को देख लें तो ये बड़ा ह्यूज है। जिस तरह मेरे पास पीएमएस का सिलेबस सामने पड़ा हुआ है, इसमें अगर आप देख ले तो इसमें अगर यूनिवर्स है तो यूनिवर्स में कौन से डायमेंशन यूनिवर्स के देख लें। पेपर के लिए तो यूनिवर्स पे रिसर्च आर्टिकल से इतने बुक्स यूनिवर्स पे लिखी गई हैं, तो मैंने कौन सी चीजें चले पाकिस्तान अफेयर्स में अगर हम लखनऊ कट करते हैं या बंगाल पार्टीशन करते हैं, वो तो डिफाइंड है कि इसमें 4-5 डोमेन्स ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या होगा, उसमें कोई रिसर्च या बुक्स नहीं लिखी हुई है बट पर्टिकुलर उसकी चीजें। लेकिन यूनिवर्स पे तो बुक्स लिखी गई है ना, तो कौन सी चीजें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको कोई ना कोई जो है वो मेंटोर चाहिए होता है कि आपको सिर्फ गाइड कर सके। यहाँ इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में मैं आपको गाइड भी करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा भी, आपको सोर्सेज भी दूंगा और आपको टॉपिक एक्सप्लेनेशन भी मैं करूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो टॉपिक का जो है वो पेपर पे बात होगी, बहुत सी चीजें इंशाल्लाह इस कोर्स में है और विद इन 1 मंथ हम एवरीडे साइंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आप आज का काम आज कर ले और अगले वीक कर ले तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 8 लेक्चर्स आपका 70 to 80% कंप्लीट हो गया होगा आपके जो नोट्स मेकिंग है। तो यू वोंट नीड एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन द होम कि बुक उठाएं और फिर पढ़े कि क्या पढूं। कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीखे होंगे, बस नोट्स बनाने के लिए अपने पास वो कर ले। अच्छा, एवरीडे साइंस इज वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट इन कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी जो आपके सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें स्कोर हो सकता है इफ पढ़ा जाए प्रॉपर्ली, समझा जाए, पेपर को उस तरह डील किया जाए। इसमें रिसेंटली 86 स्कोर भी हुआ है, आउट ऑफ 186 स्कोर भी हुआ है। अच्छा, कीप दैट इन माइंड कि ये इसी ग्रुप में आपके ये जनरल नॉलेज के ग्रुप में आता है और जनरल नॉलेज ग्रुप में आपका पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर है और ये एवरीडे साइंस है। तीनों के 100 मार्क्स हैं, 100 इसके 100। पासिंग क्राइटेरिया फॉर दिस इज 120। तीनों में आपको 120 का स्कोर लेना है। 120 का स्कोर आप लेंगे तो आप यू विल बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट फेज। मतलब आप अगर सारे पेपर आपके क्लियर होते हैं तो आप अगले फेज के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। ऐसा भी है अगर आप यहाँ पे 30 मार्क्स ले लें, यहाँ पे 50 ले लें और यहाँ पे 60 ले लें, तब भी आप पास हैं। अगर हम देख ले तो कंपलसरी सब्जेक्ट, बाकी जो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है इस्लामियात, प्रेसी एंड ऐसे, वहां पे 40 नंबर लेने आपने। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक 30 भी कर लेते, नो इश्यूज एट ऑल। इससे पहले इस पे बात हुई भी है, एक दफा रिमाइंड करूं क्योंकि नए स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। तो इस सब्जेक्ट में या इसमें ऐसा नहीं है, अगर आप इसमें 30 ले ले, इसमें आप 70 ले ले और इसमें आप सिर्फ 20 ले ले, तब भी ये पास कंसीडर किया जाता है क्योंकि कम्युलेटिव स्कोर कौन सा है 120। अगर देखा जाए तो ये 2 सब्जेक्ट फेल है अगर देखा जाए, लेकिन ये हमारे साथ एक प्रिविलेज है। कंपलसरी सब्जेक्ट में ये प्रिविलेज होते हैं और इन तीनों में सबसे ज्यादा जो स्कोर करता है वो आपका एवरीडे साइंस करता है। इसकी रीजंस है क्योंकि ये पेपर जो आपका होता है ये किस बेस पे है, ये नॉलेज बेस्ड पेपर है। इसमें ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन एक आध तो अगर आ भी जाता है वो भी तब आप कर सकेंगे जब आपका प्रीवियस नॉलेज उस सब्जेक्ट पे प्रीवियस नॉलेज आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हो, तभी आप उस क्वेश्चन को डील कर सकेंगे। ओपिनियन तभी जनरेट होगा आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इज इट गुड फॉर और इज इट बैड, इस तरह कुछ अगर उसने आपसे ओपिनियन का पूछा हुआ है तो आप तब इसको कर सकेंगे जब आपने इसके वो इस आपको पता हो कि व्हाट इज रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड है। नॉलेज होगा तो आपको आइडिया जो होगा इस सब्जेक्ट का बड़ा इजीली आपको समझ आएगी। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स है इसके, बड़ा इजीली आप इसमें जो है 60-70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप इसको प्रॉपर्ली देखें। पहले मैं सोर्सेस को डिस्कस करता हूं, फिर सिलेबस पे आते हैं, या पहले सिलेबस को कवर करते हैं। इसका जो सिलेबस है, एवरीडे साइंस का जो सिलेबस है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डोमेन्स। हम रिमेंबर ये एवरीडे साइंस का कोर्स अगर आप सीएसएस के स्टूडेंट से पीएमएस के नहीं है तो ये आपके फायदे के नहीं है, जहन में रख लें, क्योंकि वहां पे एबिलिटी पोर्शन है। एक
वहां पे आपका फूड साइंसेस भी है, एनवायरमेंटल साइंसेस भी है, तो वो हमारे साथ पीएमएस केपी में नहीं है। एनी हाउ वी विल कवर द टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट। वो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन वो हम करेंगे, क्योंकि अगर इसकी मैं आपकी बड़ी इजी एग्जांपल आपको देता हूँ। ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है बेटे साइंस, उसने जो सिलेबस में दी वो जरूरी नहीं है कि सिलेबस में जो है वो आपसे क्वेश्चन। लास्ट टाइम प्रोविंशियल प्लानिंग सर्विसेज एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इफ यू रिमेंबर, क्वेश्चन आया था आपसे ऑप्टिकल फाइबर में। आपके जो उसने सिलेबस प्रोविंशियल प्लानिंग का दिया था, उसके सिलेबस में ऑप्टिकल फाइबर नहीं था। हाँ, आईटी है ही नहीं डायरेक्टली। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग एक टॉपिक है, हमारे साथ सीएसएस में है, लेकिन पीएमएस में तो नहीं है, तो उसने क्वेश्चन वहां से दिया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया हुआ है। एवरीडे साइंस में बहुत कुछ है, उसके सिलेबस पे मत जाओ। तो आपको सिलेबस का जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है वो इंशाल्लाह मैं आज पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ शेयर कर लूंगा। उसी में से आपको टॉपिक, उसी में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने पास पेपर की एनालिसिस भी की है, और इस तरह फिर आपको टॉपिक वाइज मैं डिकोड फॉर्म में बताऊंगा भी। कॉन्सेप्ट यहाँ समझ जाएं और डिकोडेड फॉर्म में आप जो है फिर अकॉर्डिंगली अपने नोट्स बनाते जाएं। ठीक है। अच्छा, तीन पढ़े। पहले है इंट्रोडक्शन टू एवरीडे साइंस या इंट्रोडक्शन टू साइंस है ना ओवरऑल। इसमें आपकी हिस्ट्री वगैरह का पोर्शन आता है। हिस्ट्री जहाँ पर पढ़ते हैं कि साइंस, अच्छा फिर वो साइंटिफिक मेथड के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था प्रोविंशियल प्लानिंग में साइंटिफिक मेथड से था। हालांकि कोर्स में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो आप जहन में रख लें कि ये कोर्स जो वो बनाते हैं हमारे जो केपी में जो भी वो पेपर आता है एवरीडे साइंस का, बड़ा आपने कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई इसके लिए करनी होगी। इतने ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टेक्निकली चीजों को समझना है और पढ़ना है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में आपका नेचर ऑफ साइंस है, आपका जो है साइंटिफिक मेथड है, आपका जो है हिस्ट्री है, हिस्ट्री इंपैक्ट ऑफ साइंस ऑन, कुछ 5-6 टॉपिक्स इसमें आते हैं। मतलब इसमें आपका थोड़ा सा डिफिनीशन पे हम बात करेंगे, फिर साइंटिफिक मेथड पे बात होगी, इसके अलावा आपकी हिस्ट्री पे बात होगी कि और हिस्ट्री मोस्ट पर्टिकुलरली मुस्लिम साइंटिस्ट। अब इस पोर्शन से क्वेश्चन बड़ा रेयर आता है, अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो एक क्वेश्चन आता है, और आएगा तो बड़ा रेयर क्वेश्चन आता है, लेकिन पढ़ना तो हमने है, कोर्स का हिस्सा है। इसी तरह इंपैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, साइंटिफिक मेथड हो गया, वो मैंने ऑलरेडी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये मिल जाएगा। आज आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ में शेयर कर लूंगा। फिर नेचर ऑफ साइंस के बारे में अगर कुछ जनरल बातें हो तो अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, द सेकंड पोर्शन इज रिलेटेड टू द फिजिकल साइंसेस। आपके सीएसएस में इसके 5 टॉपिक्स हैं। द फर्स्ट इज फिजिकल साइंसेस, the second is biological sciences, the third is environmental sciences, the fourth is food sciences, and the fifth is information technology। 5 बड़े टॉपिक्स को सीएसएस में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 है, एक है फिजिकल साइंसेस, एक है इंट्रोडक्शन, और आखिरी जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेस है। फिजिकल के बाद आपका है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस अगर उमर साहब हो तो उनसे जरा इनके बारे में पूछें। अच्छा, फिजिकल साइंसेस है और बायोलॉजिकल साइंसेस है, लेकिन हम जहन में रख ले कि हम इस फिजिकल साइंसेस में मैं आपके आईटी सेक्टर कवर करूंगा, और इस बायोलॉजिकल साइंसेस में मैं आपका एनवायरमेंटल साइंसेस और फूड साइंसेस का जो टॉपिक है वो कवर करूंगा, क्योंकि इससे अब ग्लोबल वार्मिंग है, तो मेरे ख्याल से इसमें डायरेक्टली मेंशन नहीं हुआ होगा ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन पेपर में लास्ट टाइम आया हुआ है कहीं ना कहीं। पीएमएस के आप पेपर्स देख ले, आप तहसीलदार के देख ले, पीपीएस के देख ले, जो भी पब्लिक कमीशन से पेपर होते आए हैं उनमें हिस्सा होगा। कोर्स में सिलेबस में नहीं है, तो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक्स है, आपने इसको कवर करना है इंशाल्लाह। कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में आपको सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। आज हम थोड़ा रिलेटिवली इस पोर्शन से हट के जरा इस पे आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग पोर्शन है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड फूड साइंसेज। फूड साइंसेस में 2-3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फूड साइंस में आपके विटामिन्स वगैरह वो फूड साइंसेस में आते हैं, इन्होंने इसको बायोलॉजिकल साइंस में भी डाला हुआ है, लेकिन विटामिन्स हो गया आपका, ये मिनरल फाइबर वगैरह चीजें हो गई, हाँ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये चीजें हो गई, तो ये इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्वेश्चन इससे आता है। वी विल स्टार्ट विद फिजिकल साइंसेस, पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर आराम से इंट्रोडक्शन इस पे आएंगे। आपकी मर्जी है, मैं यहां से भी शुरू कर सकता हूं,
लेकिन बड़ा ज़रा बोरिंग सा एक टॉपिक है, इसमें ज़्यादा स्टूडेंट जब स्टार्ट ले लेते हैं इसमें ज़रा वो पर्टिकुलर चीज़ों पे हम जाते हैं। और ये अच्छा ज़हन पे रखें, एवरीडे साइंस के लिए सिर्फ उतना ही पढ़ा है जितना आपने मैट्रिक में पढ़ा है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आप 3 से लेकर 10 तक जितने भी बुक्स हैं वो उठा ले, उसमें जितना भी साइंस है वो आपका एवरीडे साइंस है। इसीलिए इसको एवरीडे साइंस, अगर आपने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है, इट डजंट मीन कि आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन अगर आ गए तो उसको बड़ा एक्सप्लेन करेंगे, या किसी ने बायो किया हुआ है, इट डजंट मीन कि वो जो ह्यूमन हार्ट से या ह्यूमन हेड पे क्वेश्चन है वो बड़ा एक्सप्लेन करेगा। नो नीड एट ऑल, इसको जनरल लेना है। एवरीडे साइंस नॉर्मल, एवरीडे साइंस इंजीनियर के लिए भी एवरीडे साइंस है, वो बीए वालों के लिए भी एवरीडे साइंस है, एमबीए वालों के लिए भी एवरीडे साइंस है, मैथ्स वालों के लिए भी है, बायो वाले। तो पढ़ना आपने जनरली है, टॉपिक्स को क्वेश्चन भी आपने जनरल ही अटेम्प्ट करना है। तो इंशाल्लाह जब हम पेपर पे आएंगे आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग्स। समटाइम्स क्लास के दौरान मुझसे स्टूडेंट्स बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं कि सर केमिकल बॉन्डिंग हुआ, फिर उसमें बड़ा स्पेसिफिक आगे चले जाते हैं, वो हम एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन वो पेपर की डिमांड ही नहीं है। आपका एग्जामिनर आपकी नॉलेज, आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट करेगा रादर देन टेस्टिंग योर। अगर आपने केमिस्ट्री के आप ग्रेजुएट है तो आप एटम को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आप बड़ा आगे चले जाएंगे, बड़ा आप उसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन डालेंगे। लेकिन मैंने किया हुआ है मैथ्स, तो मैं किस तरह उसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं उसको किस तरह, तो आपकी और उसकी वो फिर अप्रोच सेम रखेगा, वो आपसे भी डिमांड वही करता है जो जनरल हो, रादर देन एक्सप्लेनिंग इट वेरी डीपली, उसको जनरल रखे, तैयारी को जनरल रखे। जनरल होगा तो आपकी फायदे की बात है और एग्जामिनर भी आपको वहीं पे एज देगा, रादर देन एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन अ वेरी डीप मैनर। अब स्टार्ट कर लेते हैं फिजिकल साइंसेस से। पहला दिन है, सोर्सेज पे आते हैं। सोर्सेज के बाद आज पहला दिन है तो मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करूंगा। इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे इस कोर्स में, आपकी चेकिंग भी होगी, इसमें आपके मॉक एग्जाम भी मैं कंडक्ट करवाऊंगा, आपकी तैयारी भी मैं करवाऊंगा, और इंशाल्लाह यहां से आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर होके लेके जाएंगे। यू डोंट, आपको सिर्फ पेपर के दौरान सिर्फ को रिवाइज करना है। इसका फायदा क्या है इस कोर्स का? इट विल आल्सो हेल्प यू इन द स्क्रीनिंग टेस्ट एज वेल। एमपीटी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज चेंज नहीं होते, करंट अफेयर के चेंज होते हैं। करंट अफेयर के एमसीक्यूज चेंज होते हैं क्योंकि करंट अफेयर आपके बड़े स्पेसिफिक एमसीक्यूज आप देखेंगे। अब यूनिवर्स की जो बात है वो तो 10-15 साल भी यही यूनिवर्स है ना, वही रिसर्च है, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ, वरना तो नॉलेज तो वही है ना, नॉलेज तो चेंज नहीं होता। सन से अर्थ का डिस्टेंस चेंज तो नहीं होता ना, तो वो जो पहले था वो आज भी है। इसीलिए इस अगर आप ये कोर्स करेंगे ना तो इसके साथ आपका स्क्रीनिंग का जो तकरीबन अगर एवरीडे साइंस का जिस फॉर एग्जांपल 20 एमसीक्यूज है तो 10-12 तो इजीली कवर हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी आप थोड़ा सा देख लेंगे तो इंशाल्लाह स्क्रीनिंग इट विल नॉट बी अ बिग चैलेंज। और ये जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से उनके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं फोर्थ मेरी बैच है, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग दिस हियर एट बेंचमार्क। वैसे मैं इसको किप्स में पढ़ाता हूँ, पेड पढ़ाता हूँ। यहाँ पे आपको इट विल बी, बस आप थोड़ा सा पंखे के उसमें मेरे साथ कोऑपरेट करें, बाकी पढ़ाना इंशाल्लाह मेरा काम है जी इंशाल्लाह। अच्छा, 2 सोर्सेज हैं, नमाज का टाइम है, इसको स्टैंड नहीं करेंगे, बस पहले टॉपिक को कोशिश करेंगे कि बड़ा स्पेसिफिक इसको रखें। 2 सोर्सेज हैं, एक आपके पास है, एक बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाय मियां शफीक। मियां शफीक की बुक है, बड़ी बुक है, लेकिन इसमें हम ये वाला पोर्शन नहीं देखेंगे, एबिलिटी वाला। उसमें एक पोर्शन है जो पीएमएस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, आई वोंट रिकमेंड दिस फॉर द पीपल, क्योंकि ये पोर्शन आपके पीएमएस में है नहीं एबिलिटी का, तो इस पोर्शन का आपको बिल्कुल टच ही नहीं करना है इस बुक में हम जनरल साइंस के पोर्शन में, और इस जनरल साइंस के पोर्शन में उसने फूड साइंसेज और बड़ा एक्सप्लेन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इस तरह के टॉपिक है जो आपके पीएमएस का हिस्सा नहीं है। इसीलिए इसमें और टॉपिक्स है, इसमें आप वही टॉपिक उठाएंगे जो आपके सिलेबस में, या मैं आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस दूंगा पीएमएस का वही आपने कवर करना है, ठीक है। इसके बाद जनरल साइंस के बाद अगर ये बुक आप नहीं लेते तो बड़ा स्पेसिफिक जो बुक है जो मैंने खुद उससे पढ़ा हुआ है, नोट्स मैंने उससे खुद बनाया, एंड आई लाइक दैट बुक, क्योंकि उसने बड़ा पूरे सिलेबस को बड़ा डीप से उसने डिकोड किया हुआ है। अगर यूनिवर्स का टॉपिक है तो अगर इससे आगे पीछे कोई टॉपिक्स आ रहे तो वो भी उसमें हैं। दैट इज एवरीडे साइंस, EDS एवरीडे साइंस बाय मजहरुल हक। बड़ी पुरानी बुक है, ये बंदा बड़ा पुराना बंदा है, मजहरुल हक, और डॉगर पब्लिशर्स की बुक है,
ये आपको बाजार में बड़ा इजीली मिल जाएगी। पुरानी बुक है, डॉगर पब्लिशर्स की बुक है, एवरीडे साइंस बाय मजहरुल हक। मजहरुल हक की बुक है एवरीडे साइंस, डॉगर। इस तरह हजारों बुक्स है एवरीडे साइंस की, जो भी बुक, क्योंकि नॉलेज चेंज नहीं होती। करंट अफेयर अगर कोई टॉपिक है तो उसकी अगर आप बुक चेंज कर दे तो शायद ओपिनियन चेंज हो जाए। रीसेंट अगर कुछ चेंजेस हो तो राइटर कुछ ओपिनियंस को चेंज कर सकता है, क्योंकि हर राइटर की अपनी ओपिनियन हो सकती है। लेकिन एवरीडे साइंस में तो ओपिनियन चेंज नहीं होता। कोई और बुक अगर हो वो भी ठीक है। और नेट और गूगल इसका तीसरा सोर्स है। नेट, गूगल, यूट्यूब से अगर आप इसको देखना चाहते हैं टॉपिक को, लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसको एवरीडे साइंस के उससे ही डोमेन में लेंगे। बुक्स में खैर आपको रिटन फॉर्म में आपको एक मैसेज या एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आपको बुक्स मिल जाएगी। डोंट वरी एट ऑल, इंशाल्लाह मैं रिस्पांसिबल हूं इस कोर्स का। इस कोर्स में जो आपकी जो भी इश्यूज होंगी आई ट्राई टू सॉल्व दैट। टू स्टार्ट विद, थोड़ा तेज तो नहीं लगा ना, जरा खूनी में रवाना। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं। असल में नमाज का टाइम है एंड विल बी राउंडिंग दिस कोर्स। पहले डेमो क्लास है, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है, हमारे पास कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट भी है। इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट जो है अगर एनरोलमेंट करेंगे तो फिर उनके लिए ये है कि फिर प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो मिस कर ले। रिकॉर्डिंग उनको अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन एनी हाउ पहली क्लास है उसमें ज्यादा होना आ जाए। हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल साइंसेस से। फिजिकल साइंसेस हमारा पहला टॉपिक है। इंट्रोडक्शन को बिल्कुल एंड पे पढ़ेंगे। इसमें अगर हम देख ले तो एग्जामिनर ने इसमें बड़े जो टॉपिक दिए हुए हैं वो है आपके तकरीबन 6-7 बड़े टॉपिक है और फिर आगे उसको सब डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम इसको काउंट करें तो ये टोटल 30 टॉपिक्स है, लेकिन ये 30 है नहीं, ये 60 है। हर टॉपिक के साथ कोई एक आध दो टॉपिक इस तरह है जो कोर्स का हिस्सा है, जो सिलेबस का हिस्सा है। तो वो हम इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा, इसके कॉन्सेप्ट भी दूंगा। कुछ आपको असाइनमेंट में एक आध दो टॉपिक मिलेगा, मैक्सिमम मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। द ओनली थिंग आई नीड फ्रॉम यू पीपल इज योर डेडिकेशन। और इसकी क्लासेस वीकेंड पे एक सैटरडेज को होंगी, तो आपके लिए वो आसान भी है, जॉब होल्डर्स के लिए भी आसान है। और जो आप रेगुलर रूटीन में मैं आपको टारगेट्स देता हूँ, तो संडे का दिन आप वैसे भी यूजुअली आपने ऑफ रखा होता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा खुद पे सख्ती डाल के ये वाला दिन भी यूटिलाइज करें। आज जाए तो इस्लामियात को रेफरेंस साइंस के लिए 2 घंटे निकाले, आराम से हो जाएगा। पढ़ाया गया है, यू डोंट नीड टू गो इन द डिटेल एंड गो फॉर द 7-8 सोर्सेज, जरूरत नहीं है, बस स्पेसिफिक जाए देख लेना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए है। टू स्टार्ट विद, उसमें पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर। शायद आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो मुझसे अच्छे टॉपिक्स उनको आते हो। अगर केमिस्ट्री वाला बंदा है तो इसमें अगर केमिकल बॉन्डिंग है तो उसको अच्छा आता होगा मुझसे, लेकिन क्या है हमने इसको स्पेसिफिक नहीं जाना, जनरल रखना है। जनरल इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा आता है, इट डजंट मीन कि आप पेपर में उसकी 4-5 या 6 पेजेस एक्सप्लेनेशन पे चले जाए। उसने आपको 4 नंबर के लिए क्वेश्चन दिया होगा, एक पार्ट दिया होगा, तो इट डजंट मीन कि आप उसको एक्सप्लेनेशन पे, क्योंकि आपको वो अच्छा आता होगा, एक दूसरा बंदा है उसको अच्छा नहीं आ रहा, कि उसने जनरली पढ़ा है, वो 2 साइड करेगा, 2 साइड दूसरे, वो यूनिफॉर्मनेस लाएगा अपने पेपर में, तो वो आपसे क्रेडिट ज्यादा रहेगा। आपने क्वेश्चन बड़ा डीप किया होगा, आपको 3.5 नंबर दे देगा ज्यादा या 4 दे देगा, उसको 3 मिल जाएंगे, लेकिन उसने बाकी क्वेश्चन को यूनिफॉर्म रखा होगा तो आपसे वहां पे एज लेगा। इसीलिए इसको जनरल रखना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स के में आपको 4 बड़े डोमेन्स हैं इस टॉपिक के। सलूर घट खबरी दी टॉपिक की 4 बड़े बड़े इसके सब टॉपिक्स है। द फर्स्ट जो इसका है, अगर हम यूनिवर्स पढ़ेंगे तो यूनिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे एग्जामिनर पूछेगा द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। द सेकंड वन इज यूनिवर्स एक्सपेंशन से क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स जो एक्सपैंड कर रहे हैं किस तरह कर रहा है। फिलहाल आपको मैं नोट्स नहीं दूंगा, ट्राई टू नोट द लेक्चर विद यू। टॉपिक को, लेक्चर को नोट करने की कोशिश करें, और आपके नोट्स मैंने ग्रुपों में इतने ज्यादा शेयर किए हुए कि आप उससे आइडिया ले सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एज ऑफ यूनिवर्स के बारे में आएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट द एज ऑफ यूनिवर्स, एंड द लास्ट इज फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स। अब हम वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, व्हाट डू वी मीन बाय द यूनिवर्स एक्सपेंशन, व्हाट डू वी मीन बाय द एज ऑफ यूनिवर्स, व्हाट डू वी मीन बाय द फ्यूचर। अगर पेपर में आएगा तो ये 4 टॉपिक्स, ये 4 इसके सब हेडिंग्स आएंगे, और इसी अगर यूनिवर्स का क्वेश्चन आएगा तो इसी डोमेन में करेगा।
अगर जनरल आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट यूनिवर्स, तो आप ये चारों पेयर मेंशन करेंगे। और अगर वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली सिर्फ ओरिजिन पे भी बोल सकता है, स्पेसिफिकली फ्यूचर पे भी बोल सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? टू स्टार्ट विद द ओरिजिन, तो साथ साथ नोट करते जाए। जो साइंटिस्ट का कहना है अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो इसमें बहुत सी theories है। The most accepted theory is about the origin of universe is Big Bang theory. The most accepted, इसके बारे में 3-4 theories हैं, लेकिन ज्यादा जो acceptable theory है that is the Big Bang theory। और इस Big Bang theory का जो proponent था वो basically एक Belgian cosmologist था, a Belgian cosmologist। शेर साहब आपको पता है कॉस्मोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? द पर्सन हु गो टू स्पेस, द पर्सन हु डज द रिसर्च ऑन द स्पेस, यूनिवर्स पे जो रिसर्च करता है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे जो रिसर्च करता है, उसको हम कॉस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड ही वाज बेसिकली अ बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट जिसने बिग बैंग थ्योरी का जो आइडिया था, और ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये इसने ये आइडिया दिया था, इसका नाम जानते हैं पहले। बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट का नाम था जॉर्जिस लेमेटायर। इसका नाम जो था जॉर्जिस लेमेटायर इसका नाम था। और इसने 1931 में इस बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। 1931 एमसीक्यूज के लिए, इसका नाम एमसीक्यूज के लिए, ये भी एमसीक्यू, और ये आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पेपर में ओरिजिन पे बात करेंगे तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देनी है एग्जामिनर को। अच्छा, अब आप जाएंगे कि बेसिकली ये जो बिग बैंग थ्योरी थी ये क्या स्टेट करती है, व्हाट डज इट से, कि यूनिवर्स कैसे जो है आपका जो है वजूद में आया। इसका थोड़ा बहुत इसकी जो है डायग्राम वगैरह भी होगी, तो आप साथ साथ में डायग्राम अगर मैं प्रॉपर्ली ना बना सकूं तो नेट से आप इजीली देख भी सकते हैं। अच्छा, जो बिग बैंग थ्योरी है, व्हाट डज दिस साइंटिस्ट से, वो कहता है कि आपकी जो ये यूनिवर्स की एक्सपेंशन हुई थी, ये एक बिग बैंग हुआ। और वो बिग बैंग क्या था कि एक स्टेट ऑफ हाई डेंसिटी एंड वॉल्यूम, एक स्टेट ऑफ हाई डेंस मटेरियल था, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिग बैंग मतलब वो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता गया, एक्सपैंड होता गया। वो क्या हुआ, एक्सपेंशन उसने शुरू की उस बिग बैंग में। आप इसको इस तरह रफली समझिए कि इस तरह हमारे पास एक मटेरियल का एक हाई डेंस मटेरियल था, दिस वाज बेसिकली, और यहीं से आपकी यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई। दिस इज व्हाट दिस साइंटिस्ट टेल। थोड़ा सा डिटेल में आप फिर घर में देख लें, मैं जनरली कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूं। इस तरह एक स्टेट ऑफ हाई डेंसिटी मटेरियल था, और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपैंड हो गया। दिस इज व्हाट दिस थ्योरी स्टेट। और इसने जो, और ये इतना बड़ा हॉट, इसके जो टेम्परेचर था दैट वाज वेरी हाई। इसका जो टेम्परेचर था वो था तकरीबन 1,00,000,000 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर था दैट वाज 1,00,000,000 डिग्री सेल्सियस, जो स्टेट ऑफ हाई डेंसिटी था, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या कर गया, एक्सपैंड कर गया। और इसकी एक्सपेंशन का जो टाइम था वो भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था, मेंशन किया हुआ है, कुछ बुक्स में मेंशन है, कुछ में जो है वो कंफ्यूजन है उस पे। फिर ये क्या हुआ, ये ओरिजिनेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक्सपेंशन बढ़ती गई, ये एक्सपेंशन बढ़ती गई। फिर एक ऐसा स्टेट आया, एक ऐसा पोजीशन आया कि एक्सपेंशन के बाद यहाँ एक स्टेट ऑफ डार्कनेस क्रिएट हुई, स्टेट ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट पे इसका डायग्राम वगैरह है भी। ये डार्कनेस के बाद फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली ये एक्सपेंड होता गया, ये इसकी ओरिजिन है अच्छा यूनिवर्स की, ये होता गया। और फिर एक स्टेट आया कि इसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली, मेरे पास बोर्ड या तो छोटा है या मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूं, बस आप नोट कर दे जाएं। फिर क्या हुआ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली गैलेक्सीज और आपके जो स्टार्स वगैरह है, बड़े बड़े गैलेक्सीज या बड़े बड़े वो जो है वो फॉर्म होते गए। दिस इज विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कब हुआ। एंड आफ्टर फिर हमारे पास फाइनल स्टेज इसका आता है, इस यूनिवर्स का फिर फाइनल स्टेज आता है जहां पे हम एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ हम गैलेक्सीज देख रहे हैं। जिस तरह हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है जिसमें हम रह रहे हैं, फवाद, मिल्की वे। जिस गैलेक्सी में हमारा जो सिस्टम है सोलर सिस्टम वो है मिल्की वे। तो फिर ये बड़ा स्टेट ऑफ डार्कनेस से निकल गए और इसमें कुछ मटेरियल सेम होते होते गए एंड फिर ये स्टेज आया।
यहाँ पे मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ स्टार्स थे, फिर वो कुछ कंबाइन हुए, कुछ सेपरेट हुए, कुछ एक जगह, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स वो फिर क्या हुआ, उनकी एक प्रॉपर्ली रीशेपिंग हुई। तो इसके 4 बड़े स्टेजेस हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका टेंपरेचर क्या होता गया, कूल होता गया। पहले इसका टेंपरेचर देख ले कितना था, अभी फिर बड़ा कम आ गया ये, और ये फिर इसने काफी टाइम लिया हुआ है। वी विल टॉक अबाउट द एज ऑफ यूनिवर्स। यहाँ तक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम पे डायग्राम बनाएंगे, तो आपका ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का जो डोमेन है ये कवर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आप बुक्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस यूनिवर्स। ओरिजिन के बाद हम जाएंगे, वी विल मूव टुवर्ड्स द यूनिवर्स जो आपकी एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन के बारे में जो है साइंटिस्ट क्या कहते हैं यूनिवर्स एक्सपेंशन के बारे में, कि यूनिवर्स एक्सपेंड किस तरह हो रहा है, या इसके बारे में एक बोर्ड एक्सेप्टेड जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। 1920s के बाद साइंटिस्ट कहते हैं कि 1920s में जब उन्होंने रिसर्च शुरू किया, 1920s के बाद वो कहते हैं कि यूनिवर्स एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ क्या कर रही है, एक्सपेंड, इस तरह ओपन हो रही है। पहले अगर यूनिवर्स एक डेंस फॉर्म में था, वो डेंस फॉर्म अब क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, विद स्क्वीज नहीं हो रहा, एक्सपैंड हो रहा है। वो एक्सपेंशन के बारे में एक साइंटिस्ट था, उसने जो है इस पे एक्सपेरिमेंट किया। द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज एडविन पी हब, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। एडविन पी हब ने इस पे जो है एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए कि ये बेसिकली जो हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये किस फॉर्मूले के तहत, तेज स्पीड से कर रही है, स्लो से कर रही है, किस स्पीड से ये एक्सपेंशन कर रही है। तो इस पे इस बंदे ने काम किया और इसी ने इसके लिए एक लॉ जनरेट किया जिसमें ये कहते हैं कि जो स्पीड, जिस स्पीड के साथ ये एक्सपेंशन हो रही है, इट इज, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब ये कौन सी डिस्टेंस है मैं समझाता हूं। जो एडविन पी हब कहता है कि जिस स्पीड के साथ ये यूनिवर्सल एक्सपेंशन हो रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस है, अगर हम ये कंसीडर करते थे कि ये यूनिवर्स है, ठीक है, आप यहाँ पे एक क्या कर रहे हैं, एक गैलेक्सी जो है या वो पड़ी हुई है, एक यहाँ पे पड़ी हुई है, हम ये कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड करेंगे, तो डेफिनेटली ये इस तरह एक्सपेंड करेगी, ये इस तरह, या ये इस तरह भी कर सकती है, इस तरह भी कर सकती है। हम इसको जनरलाइज रखते हैं कि ये इस तरह एक्सपेंशन कर रही है। तो ये कहते हैं कि जितना स्पीड ज्यादा होगा इतनी क्या डिस्टेंस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर होते जाएंगे। जितना इनके दरमियान ये एक्सपेंशन का स्पीड, ये बेसिकली एक्सपेंशन स्पीड है, ये गैलेक्सी या यूनिवर्सल एक्सपेंशन की जो स्पीड है, कहते हैं अगर जितना स्पीड ज्यादा होगी उतना ये अपने इसके दरमियान जो डिस्टेंसेस है, जो एरिया है, वो ज्यादा कवर करेंगे, ज्यादा डिस्टेंस पे वो दूर जाएंगे। दिस इज व्हाट एडविन पी हब टेल अस। अब हमने फिजिक्स में पढ़ा कि हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हम इसके लिए इसने जो वो किया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसने रखी। अब स्पीड को हम यूजुअली v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो s से करें, v से करें, हम चूंकि मैथ्स या फिजिक्स नहीं पढ़े, जनरली पढ़े, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम एक h कांस्टेंट डालेंगे और एक हमारे पास जो डिस्टेंस है और उसको डिस्टेंस ही रहने दें, s इज इक्वल टू h d। अब ये h जो है, अब आपके पास इस h को कहते हैं हबल कांस्टेंट। ये क्या है, ये आपने पढ़ा हुआ है शोएब? अच्छा, ये हबल कांस्टेंट है। और जिस तरह हमारे पास, अगर आपको न्यूटन के सेकंड लॉ का वो याद हो, F इज इक्वल टू ma, तो उसमें हम एक कांस्टेंट डाल लेते, उस कांस्टेंट की एक वैल्यू थी 1, इफ यू रिमेंबर। यहाँ इसकी अपनी एक वैल्यू है, हबल कांस्टेंट की उसने एक वैल्यू है, एंड दैट वैल्यू इज h इज इक्वल टू 56। अब हम इसका यूनिट भी लिखेंगे, दैट इज 56 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगापार्सेक। फिलहाल आपने इनकी टेंशन नहीं लेगी है मेगापार्सेक क्या चीज है, वेट फॉर व्हाइल, हम इसको इंशाल्लाह फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा भी। एनी हाउ, ये इसकी जो वैल्यू है दैट इज 56 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगापार्सेक। हमारे पास एक मेगापार्सेक, ये मेगापार्सेक बेसिकली
डिस्टेंस का यूनिट है। हम यहाँ पे किलोमीटर यूज करते हैं ना जमीन पे, तो हम अगर स्पेस पे जाएंगे तो डिस्टेंसेस बड़े ज्यादा होते हैं, बहुत ह्यूज डिस्टेंसेस होते हैं। उस डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो यूनिट वो यूज करता है वो ये वाला यूज करता है, या लाइट ईयर भी यूज करता है। कौन सा? लाइट ईयर भी एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, इट इज बेसिकली यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ लेंथ या आपको ऑप्शन में लेंथ या डिस्टेंस का। और 1 मेगापार्सेक जो होता है वो 3.26 मिलियन लाइट ईयर के बराबर है। And this is important for MCQs. 3.26 मिलियन लाइट ईयर। आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप घर में जाए कि 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर आते हैं, या आप चेक भी कर सकते हैं नेट पे कि 1 लाइट, ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर्स हैं। तो अगर हम इतने लाइट ईयर करेंगे तो हमारे पास 1 मेगा पार्सेक आएगा, 1 मेगा, और ये आपके इस यूनिट में आता है। इसलिए हमने इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं करने, बस सिर्फ याद रखना है कि ये वैल्यू है। ये फिजिक्स नहीं है जहां पे, या मैथ्स नहीं है जहां पे हम न्यूमेरिकल्स को कर सके, इसलिए इसको जनरलाइज सिर्फ याद रखें कि ये इसकी वैल्यू है। ये हो गई बात ओरिजिन पे, थोड़ी सी बात हमारी हो गई। अब थोड़ी बहुत हमारी जो है एक्सपेंशन के बारे में बात हुई। जल्दी रखें, डोंट गो इनटू द डिटेल्स, इनटू द डीप, क्योंकि रिसर्च हम नहीं कर रहे। जहां पे अगर आपको रिसर्च करना हो फिर मैं आपको टॉपिक दे दूंगा रिसर्च के लिए, फिलहाल इसको जनरलाइज रखिए। बिलीव मी यू, इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह यहाँ एस्टर और एनवायरनमेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। I have been 2 to 3 academies, नोवा, टाइम्स, किप्स, तीनों से मैं होके आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब थोड़ा सा साइंस, इसके बाद जो यूनिवर्स का है दैट इज एज ऑफ यूनिवर्स। द एज ऑफ यूनिवर्स, कि एज ऑफ यूनिवर्स के बारे में साइंटिस्ट क्या कहते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एमसीक्यूज, बल्कि इसमें अक्सर एमसीक्यूज इस क्वेश्चन से आता है कि हमारे पास एज ऑफ यूनिवर्स क्या है। तो एज ऑफ यूनिवर्स जहन में रख ले कि जो थ्योरी ऑफ बिग बैंग हुई तो उसके बेसिस पे इसका बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी ऑफ बिग बैंग से रिलेटेड है। अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में आया, अगर आपसे पर्टिकुलरली उसमें 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द एज ऑफ यूनिवर्स, तो थोड़ा सा आपने रेफरेंस देना है द बिग बैंग थ्योरी के बारे में, थोड़ा सा आपने उसे वहां से रेफरेंस उठा के वो देना है कि बेसिकली वहां से जनरेट हुआ इस एज के बारे में। साइंटिस्ट कहते हैं, और इस पे थ्योरी ऑफ बिग बैंग के बाद फिर कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट्स हुई थी, वो थी बेल लेबोरेटरीज में। बेल लेबोरेटरीज आपके मेरे ख्याल से वहां पे है, फ्रांस में है। बेल लेबोरेटरीज में इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुई, और इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद, और ये हुई थी, ये एक्सपेरिमेंट तकरीबन 1964-65 में ये एक्सपेरिमेंट हुई। अब मुझे ये बताएं कि एज ऑफ यूनिवर्स पे हम एक्सपेरिमेंट किस तरह करेंगे, ये मानने वाली बात है। हम इसको, इस बड़ी यूनिवर्स को एक्सपेरिमेंट में ला कैसे सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करें। नोमान, मैं आपकी एज को प्रेडिक्ट कर सकता हूं, मैं इसकी एज को प्रेडिक्ट कर सकता हूं। एक बच्चा अगर क्लास में अभी एंटर आ जाए तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 3 साल का है, 2 साल का है। दिस इज द वे दे हैव प्रेडिक्टेड। यहाँ के कुछ मटेरियल लिए, स्पेस से कुछ अगर उन्होंने मटेरियल, उस मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट किया कि ये कितने साल पुराना हो सकता है, मतलब इस पे प्रेडिक्शन हुई। इस पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये इतना है, ऑथेंटिसिटी भी किसी भी इंफॉर्मेशन की नहीं है कि ये 100%। एक्सपेरिमेंट तो हम तब करेंगे अगर मैं आपको कहूं कि ये कागज जो है ये आपका सबसे टॉप क्वालिटी का कागज है, तो आप इसको कहां पे लेके जाएंगे, लेके जाएंगे ना, इसको चेक करेंगे कि ये टॉप क्वालिटी का है कि नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट, अब यूनिवर्स पे किस तरह एक्सपेरिमेंट है, तो इन्होंने इस पे प्रेडिक्शन की, यहाँ से कुछ स्टफ लिया, मटेरियल लिया, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर थोड़ा सा। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपने क्या किया कि आपने उसके एक वो इन्होंने एक जनरलाइज आइडिया पे डेवलप किया कि ये इतने साल हो गए कि यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ, तो इसकी जो उम्र है वो एस्टिमेटेड इन्होंने जो एस्टिमेट किया हुआ है वो है 10 से लेके 20 बिलियन ईयर्स इसकी एज है। 10 से लेके 20 बिलियन ईयर्स इसकी एज है। दिस इज द एज ऑफ यूनिवर्स। एज ऑफ यूनिवर्स 10 से लेके 20 बिलियन ईयर्स। अब अगर एक पेपर में आता है, एमसीक्यूज में अगर आपसे वो पूछता है कि उसने दिया हुआ है, ए में 10 दिया हुआ है, बी में 15 दिया हुआ है, सी में 20 दिया हुआ है और डी में उसने दिया नन ऑफ दीस, तो फिर आप क्या लिखेंगे? नन ऑफ दीस। नो,
द एवरेज ऑफ दीज टू। ये तो हमें कंफर्म है कि 10 से 20 के दरमियान में है ना, तो क्या हो सकता है, फिर आप एवरेज लिखेंगे। द एवरेज जो इसका एज होगा वो हम इंशाल्लाह प्रेडिक्ट करेंगे। हम इसका जो 10 से लेके 20 का एवरेज लेंगे तो 15। यूजुअली इस तरह की वो नहीं होता, इस तरह आपकी वो कंफ्यूजन में वो नहीं डालते। या तो आप इस तरह के 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यूजुअली ये होता है। लेकिन इफ देयर इज कंफ्यूजन तो आप फिर एवरेज ले लें उस वैल्यू का। तो एज के बारे में क्या, जो हमें इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए तो ये इन्होंने कहा कि इतनी एज है। डन विद दिस, अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ में ऑनलाइन स्टूडेंट भी अपने जो है माइक्स ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो यूनिवर्स के बाद जो टॉपिक है, इस यूनिवर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इश्यू, वो है फ्यूचर के बारे में। द फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स, व्हाट डू यू नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ, कि क्या होगा। अब इस पे बहुत सी थ्योरीज लोगों ने लिखी हुई। जिस तरह ओरिजिनेशन पे थ्योरी है कि ओरिजिनेट किस तरह हुआ, बिग बैंग के अलावा भी 2-3 थ्योरीज है। अगर आप जनरली रीडिंग कर ले सिर्फ आइडिया के लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो बस बिग बैंग काफी है, पेपर के लिए मोड है। आपसे एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप ओरिजिन में बिग बैंग थ्योरी की बात करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहे। दीज आर द की वर्ड्स फॉर दिस टॉपिक। समझ आ गई है? मूविंग टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स। तो फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। अब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं एक्सपैंड नहीं कर रहा, ये इस तरह स्क्वीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस पे की 3-4 थ्योरीज है। थ्योरीज के नाम मैं बताऊंगा, जनरली अंडरस्टैंडिंग मैं दे दूंगा, फिर घर में आप थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन को वो देख लें। इस पे एक आपकी जो हम जो 9-10 में भी पढ़ते थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इस पे एक थ्योरी है, और वो कहता है व्हाट डज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो क्या कहती है। वो कहती है कि इसकी जो एक्सपेंशन है ना वो बड़ी स्लो हो रही है, एट डिक्रीजिंग रेट। लेट्स सपोज अगर इसकी पहले स्पीड थी 30, तो अब ये 10 या 15 है। मतलब अगर पहले एक्सपेंशन की स्पीड ज्यादा थी, अब क्या हो गई है, वो कम हो गई। एक्सपेंड हो रहा है लेकिन बड़ा कम स्पीड से। और ये एक्सपेंशन स्लोली एंड ग्रेजुअली एक टाइम आ जाएगा कि ये क्या कर जाएगा, इट विल स्टॉप। और जब ये स्टॉप करेगा तो अल्टीमेट क्या होगा, एक्सप्लोज, एक धमाका बड़ा हो जाएगा। रिमेंबर, याद रखें कि जनरल साइंस के पेपर में, एवरेज साइंस के पेपर में आपने अपने इस्लामियात के जो थॉट्स हैं वो जरा साइड पे रखने हैं। हम कयामत पे यकीन रखते हैं, बट उसमें ये नहीं है कि उसने आपसे फ्यूचर के बारे में पूछा, आप यहाँ पे जवाब देंगे दिस इज व्हाट अल्लाह वांट्स। वो तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है, वी आर हैविंग फेथ ऑन दिस। यहाँ हम साइंटिफिकली चीजों को उसको बताएंगे। समझ गए? यहाँ पे आपने जरा कुरान और हदीस को एक थोड़ा सा साइड पे रखना है, उसको सिर्फ अमल में लाए रादर देन राइटिंग इन द पेपर। सही है? तो क्या कर रहा है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं कि इसकी जो एक्सपेंशन है बड़ा स्लो रेट से करिए, एक टाइम आएगा ये एक्सपेंशन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही स्टॉप हो जाएगी ये क्या करेगा, धमाका होगा, एक्सप्लोजन होगा। ये एक थ्योरी है। या एक्सप्लोजन करेगा या एक पूरा सिस्टम जो होगा हम इसको कहते हैं क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, ये कोलैप्स होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरी। और ये कहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस जो होगा ये मजीद 100 बिलियन ईयर्स ले सकता है। ये पूरा प्रोसेस जो यूनिवर्स का कोलैप्स है ये मजीद 100 बिलियन ईयर्स ले सकता है इस तक पहुंचने के लिए। अच्छा, दिस इज वन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस पे ये थॉट्स हमें देती है कि इस तरह का कुछ जो है वो हो सकता है। दूसरी जो थ्योरी है, आई डोंट नो द नेम, लेकिन वो कहती है कि हमने कहा कि क्या करो एक्सपेंशन, वो कहती है कि पहले एक्सपेंशन हुआ, पहले इस तरह एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंड ऐसे एक्सपेंड हुआ, अब क्या कर रहे हैं, कंट्रैक्शन कर रहे हैं, कंट्रैक्शन करें और कंट्रैक्शन से ये वापस वही एक हार्डर फॉर्म ऑफ डेंस मटेरियल बनेगा। दिस इज द सेकंड थ्योरी। दूसरी थ्योरी कहती है कि जो अभी ये कंट्रैक्शन नहीं हो रहा, वो कहता है अभी एक्सपेंशन शुरू, ऑलरेडी वो एक्सपेंशन नहीं है, अभी कंट्रैक्शन शुरू हुआ है।
तो कुछ टाइम आएगा ये वापस अपने उसी फॉर्म ऑफ उसमें आएगा, जितना जो इसका पहला फॉर्म था वो अभी वापस इसी फॉर्म में आएगा। ये सेकंड थ्योरी है। अब कुछ 3-4 थ्योरी जो बड़े ज्यादा वाज़ेह तौर पर है उसकी मैं आपको यहाँ पे नाम लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा आप घर पे देख ले। मैं आपको जो कुछ एक्सेप्टेड इसके फ्यूचर के बारे में 3-4 थ्योरीज है उसके नाम देता हूँ, उसको नोट करें और घर में असाइनमेंट भी इसको कर सकते हैं। तो 4 इसकी बड़ी थ्योरीज है। द फर्स्ट वन, जो पहली थ्योरी है, दैट इज द क्लोज मॉडल थ्योरी, रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ क्लोज मॉडल थ्योरी है। ये कुछ थ्योरीज है, उसमें एक आध दो सेंटेंसेस में उसमें या तो एक्सपेंशन की बात करेगा या कंट्रैक्शन की बात करेगा या उसकी कहेगा कि ये हॉटर फॉर्म है फिर कोल्डर पे आएगा, इस तरह की कुछ इसमें कुछ इसके लॉज है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लें। ये जो कंट्रैक्शन की बात करेगा वो ये करेगा, जो कंट्रैक्शन की बात करेगा वो क्लोज मॉडल थ्योरी है। द सेकंड वन इज फ्लैट मॉडल थ्योरी। ये सब्जेक्ट मुझे गुतो के सर पे याद है। द रीजन बीइंग कि इसको मैंने 8 बैचेस को पढ़ाया है, 8 बैचेस के मेरे हुए, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा ये फ्लैट मॉडल थ्योरी। फ्लैट मॉडल की थ्योरी कहती है कि बड़ा स्टडी रेट से जो काम, स्टडी रेट से जो आपकी एक्सपेंशन हो रही है। ये क्लोज जो था ये कंट्रैक्शन की बात करेगा। जब इसको बस रीड आउट कर ले। अच्छा, इसके साथ डायग्राम यूनिवर्स के पास साथ जो है वो डायग्राम है। अच्छा, आपने एक ही टॉपिक के साथ जो है कौन कौन सी चीजें देखनी है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, नोट कर ले अपने पास। अच्छा, फ्लैट मॉडल के बाद एक और थ्योरी है, वो कहता वो इसका नाम है साइक्लिक थ्योरी। ये सारी फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा देख ले, आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट कि ये क्या है। और द लास्ट वन इज ओपन मॉडल थ्योरी, जो कहते हैं बस एक्सपेंशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, एक्सपेंड ओपन मॉडल थ्योरी। The open model theory about the future of universe। 4 बड़ी थ्योरीज है, इसकी थोड़ी सी आप एक्सप्लेनेशन नेट पे या आपकी बुक्स वगैरह में है वहां से देख ले। सो यूनिवर्स का जो टॉपिक है वो इसी नॉलेज में, जितना नॉलेज मैंने आपको दिया ना, इसी नॉलेज में आपने उसको वो डिफाइन करना है अपने क्वेश्चन को। जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इस पे तकरीबन 7-8 पेजेस आराम से लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन पेपर के डिमांड के मुताबिक अपना क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे। अब इसमें यूनिवर्स का जो टॉपिक होगा तो इसमें लाजमी आपने क्या बनाना है, डायग्राम। इसमें जो मैंने आपको एक डायग्राम दी है रफली वो आपने बनानी है, और ये 4 जो इसके मेन हेडिंग्स हैं वो करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एक और टॉपिक पढ़ाओ, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, इस तरह करें कि आज के लिए मेरे ख्याल से यूनिवर्स का टॉपिक इट इज मोर देन इनफ। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह फिर हम कोर्स को थोड़ा सा पुश करेंगे, स्पीड अप करेंगे ताकि आप चीजों को जल्दी जो है वो कवर करें, क्योंकि अगर हम शुरू हो जाए तो ये कोर्स आपके 15 लेक्चर्स में भी कवर नहीं होता। यहाँ पे कोर्स कम है, वहाँ किप्स में ये टोटल 9 लेक्चर्स में मैं स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने वो कोर्स है आपके 5 टॉपिक्स बड़े हैं, यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने इसके लिए 8-9 लेक्चर ध्यान में रखे हुए, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको वो भी कॉन्सेप्ट दूंगा जो पेपर में आते हैं लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पास सिलेबस में नहीं है। कुछ क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, सब्जेक्ट के हवाले से हो या टॉपिक के हवाले से हो या जो भी आपके जहन में क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, ऑनलाइन स्टूडेंट डायरेक्ट अपना माइक ऑन करें और करें।